तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम लोग बीएसटी के सेट 2 के जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, यानी 5 अंक के जितने भी प्रश्न हैं उनको देखने वाले हैं, उनके उत्तर हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। इससे पहले हम लोग सेट 1 को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, सेट 2 को आज पूरी तरह कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले हम लोग ईटीपी का भी सेट 1 के जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप हैं और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उनके भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग अगर अभी चैनल में नए हैं तो प्ले लिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग सीधे प्रश्नों पर जाते हैं। सेट 2 में जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी दीर्घ उत्तर जितने प्रश्न दिए गए हैं उनको हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, यानी क्वेश्चन नंबर 15 जो है, प्रभावशाली नेतृत्व के लिए एक प्रबंधक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञापन करना लाभदायक है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अगर हैं तो अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है कि नियंत्रण से क्या अभिप्राय है, नियंत्रण के महत्व पर चर्चा कीजिए। 18वां क्वेश्चन है, प्रभावी संदेशवाहन की बाधाओं को स्पष्ट करें। और अंतिम क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ताओं को क्या क्या उपचार प्रदान करता है। हम लोग आ गए हैं लॉन्ग आंसर टाइप के जितने भी क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशन में। मैं आप लोगों को क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बताऊंगा, साथ ही साथ उनको अच्छी तरह से समझाऊंगा भी। ठीक है, और किस तरह से लिखना है आप एग्जाम में इसी फॉर्मेट में अपने आंसर्स लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 जो था वो था, प्रभावशाली नेतृत्व के लिए एक प्रबंधक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, यानी एक प्रबंधक के गुण के बारे में पूछा गया है। किसके लिए? तो नेतृत्व के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक प्रभावशाली नेतृत्व करने के लिए एक प्रबंधक में क्या क्या गुण होना चाहिए। देखिए, प्रभावशाली नेतृत्व के लिए एक प्रबंधक में निम्न गुण होने चाहिए। पहला गुण होगा निर्णय लेने की क्षमता। ठीक है, एक प्रबंधक प्रभावशाली नेतृत्व तभी कर सकता है जब उसमें विभिन्न समस्याओं के दौरान सही निर्णय करने की क्षमता हो। ठीक है, एक प्रबंधक अगर उसमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगी तो जो विपरीत परिस्थितियाँ होती है, विभिन्न समस्याएँ जो आती है, उस समस्याओं से उबरने के लिए वो सही डिसीजन नहीं ले पाएगा, सही निर्णय नहीं ले पाएगा, तो उसमें वो सही से नेतृत्व भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एक प्रभावशाली नेतृत्व स्थापित करने के लिए एक प्रबंधक में निर्णय लेने की क्षमता का होना जरूरी है, आवश्यक है। ठीक, अगला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं कि सहनशीलता या धैर्य। देखिए, एक प्रबंधक में विपरीत परिस्थितियों पर धैर्य रखने का गुण होना चाहिए, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां जब आती है तो हमें क्या करना चाहिए, बस धैर्य ही काम आता है। जैसे ही परिस्थिति हमारे अनुकूल हो उसके बाद फिर हमें कार्य को शुरू करना पड़ता है। तो विपरीत परिस्थिति में उससे उबरने के लिए एक प्रबंधक में सहनशीलता या धैर्य का गुण होना चाहिए। ठीक है, अगला गुण हम लोग लिख सकते हैं कि मानसिक योग्यता। देखिए, एक प्रबंधक में प्रभावशाली नेतृत्व हेतु अच्छी मानसिक योग्यता होनी चाहिए ताकि वह समस्याओं पर सही निर्णय ले सके। ठीक है, तो एक अच्छी मानसिक योग्यता भी एक अच्छे प्रबंधक के लिए, जाकि वो निरंतर नेतृत्व को प्रभावशाली ढंग से स्थापित कर सके, तो उसमें मानसिक योग्यता का होना भी आवश्यक है। तभी जाके वो विभिन्न समस्याओं को देखेगा, उनको परखेगा। ठीक है, और कुछ सही निर्णय ले पाएगा। तो एक प्रबंधक में मानसिक योग्यता होना भी अनिवार्य है, आवश्यक है। ठीक, देखिए अगला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण। एक प्रबंधक में समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए ताकि वह समस्याओं का वैज्ञानिक विश्लेषण कर सके। ठीक है, तो हमारे जो व्यवसाय में दिन प्रतिदिन नए नए समस्याएं आती रहती है, तो उन समस्याओं को टैकल करने का तरीका कैसा होना चाहिए, साइंटिफिक तरीका होना चाहिए, यानी समस्याओं को देखने का तरीका वैज्ञानिक होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो वैज्ञानिक ढंग से समस्याओं को देखे, समझे, उनका विश्लेषण करे, और विश्लेषण के उपरांत जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग अपना कार्य करे। ठीक है, तो एक प्रबंधक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना भी जरूरी है, आवश्यक है, तभी जाके वो प्रभावशाली नेतृत्व स्थापित कर पाएगा। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि सहकारिता यानी कॉपरेशन। तो नेतृत्व के लिए सहकारिता अति आवश्यक है, अतः एक प्रबंधक में सहकारिता का गुण भी होना आवश्यक है, तभी वो अच्छा नेतृत्व कर पाएगा। तो नेतृत्व के लिए सहकारिता बहुत जरूरी है, कॉपरेशन बहुत जरूरी है, सब मिल के कार्य करते हैं। तो नेतृत्व स्थापित करने के लिए एक प्रबंधक में सहकारिता का गुण होना अति आवश्यक है, जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विज्ञापन करना लाभदायक है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए। तो हमें बताना है कि विज्ञापन लाभदायक है, अगर है तो क्यों लाभदायक है, अपने मतलब हमारा जो उत्तर है उसके समर्थन में हमें कारण भी देना है। देखिए,
यह सत्य है कि विज्ञापन करना लाभदायक है और हम इस कथन से सहमत हैं। इस कथन के समर्थन में निम्न कथन दिए जा सकते हैं जो इस कथन को सिद्ध करेंगे। ठीक है, हम लोग इस बात से सहमत है कि विज्ञापन करना क्या होता है, लाभदायक होता है। और इस कथन के समर्थन में हमें क्या करना है, पॉइंट देना है, बिंदु देना है, कारण बताना। ठीक है, देखिए तो पहला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं कि विक्रय में वृद्धि। विज्ञापन विक्रय में वृद्धि करता है जिससे संस्था को अधिक लाभ होता है। ठीक है, तो विज्ञापन के द्वारा क्या होता है, विक्रय बढ़ता है, विक्रय में वृद्धि होती है। तो विज्ञापन क्या करता है, विक्रय में वृद्धि करता है जिससे संस्था को लाभ होती है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि विज्ञापन अच्छा है, लाभदायक है। अगला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं कि उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए। ठीक है, देखिए विज्ञापन नए नए उपभोक्ताओं को आकर्षित करता है जिससे संस्था के ग्राहक बढ़ने लगते हैं। तो विज्ञापन के द्वारा क्या होता है, दूर दराज तक प्रोडक्ट के बारे में, उस संस्था के बारे में जानकारी पहुंचाई जाती है। ठीक है, कि ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा है आपके लिए। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, जो ग्राहक है मतलब संस्था के लिए नए नए ग्राहक बना पाते हैं, जिससे हम लोग को संस्था के ग्राहक बढ़ने लगते हैं। और ग्राहक बढ़ना मतलब विक्रय बढ़ना, और विक्रय बढ़ना मतलब लाभ बढ़ना। तो उपभोक्ताओं को आकर्षित करता है क्या, विज्ञापन। ठीक है, तो विज्ञापन के द्वारा हम लोग उपभोक्ताओं को आकर्षित भी करते हैं। अगला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए। ठीक है, देखिए विज्ञापन के द्वारा ग्राहकों की अपनी उत्पादों के गुणों को बताकर प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग जो कंपटीशन आजकल डे टू डे लाइफ में चल रहा है हर संस्था के लिए, तो इसमें विज्ञापन क्या करता है, तो विज्ञापन के द्वारा हमारे जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के बारे में ग्राहकों को जानकारी मिलती है, कस्टमर को जानकारी मिलती है, और वो अपने हिसाब से एक विश्लेषण कर पाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट जो है हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो विज्ञापन के द्वारा ही हम अपने प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं ग्राहकों को। तो इससे क्या होता है, हम लोग प्रतिस्पर्धा में आगे निकल जाते हैं, प्रतिस्पर्धा का सामना कर पाते हैं। ठीक है, तो विज्ञापन के द्वारा हम लोग प्रतिस्पर्धा का सामना भी कर सकते हैं। तो इसलिए भी हम लोग कह सकते हैं कि विज्ञापन जो है हमारे लिए लाभदायक है। अगला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं कि ख्याति में वृद्धि, गुडविल बढ़ाता है संस्था का। देखिए विज्ञापन के द्वारा उत्पाद के बारे में जानकारी हर जगह दी जाती है जिससे व्यवसाय की ख्याति में वृद्धि होती है। ठीक है, जगह जगह आपका जो विज्ञापन है पहुंचता है, जिससे लोगों के दिमाग में एक छवि आपकी संस्था की वो बनती जाती है। इससे धीरे धीरे आपकी ख्याति भी बढ़ने लगती है। ठीक है, तो ख्याति में वृद्धि में भी विज्ञापन का काफ़ी योगदान है। अगला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं कि लाभ में वृद्धि। देखिए विज्ञापन के द्वारा संस्था के विक्रय में वृद्धि कर उसके उत्पादन में भी वृद्धि की जाती है जिससे संस्था के लाभ में भी वृद्धि होती है। तो हम लोग व्यवसाय का मेन उद्देश्य क्या होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना, और लाभ कमाने में ही योगदान कौन दे रहा है, विज्ञापन। विज्ञापन के द्वारा हम लोग नए नए ग्राहक बनाते हैं, ग्राहक ज़्यादा अधिक बनते हैं तो हम लोग जो उत्पादन हम लोग को अधिक करना पड़ता है, उत्पादन अधिक करते हैं, सेल अधिक होता है, तो हम लोग को जो प्रॉफिट भी होता है वो अधिक आता है। तो विज्ञापन के द्वारा हमारा लाभ भी बढ़ता है। तो इस आधार पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि विज्ञापन जो लाभदायक है। देखिए उपरोक्त कथन से इस बात को सिद्ध करते हैं कि विज्ञापन जो है लाभदायक है। बस इस तरह से हमें आंसर्स लिखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि नियंत्रण से क्या अभिप्राय है, नियंत्रण के महत्व पर चर्चा कीजिए। देखिए तो सबसे पहले हमें नियंत्रण के बारे में बताना होगा और उसके बाद हम लोग नियंत्रण के जो महत्व है, महत्व को 4 बिंदुओं में स्पष्ट कर देंगे। एक अंक हमारा नियंत्रण की परिभाषा या अभिप्राय जो प्रश्न है उसमें आ जाएगा, और 4 पॉइंट हम लोग दे दें तो उसमें हम लोग 4 मार्क्स आराम से ले सकते। देखिए नियंत्रण से अभिप्राय वास्तविक परिणामों का निर्धारित परिमापों से तुलना करना तथा यह देखना है कि उनमें कोई विचलन तो नहीं तथा विचलन होने पर सुधारात्मक कार्यवाही करना है। ठीक है, तो इससे पहले भी हम लोग नियंत्रण के बारे में पढ़ चुके हैं, इसकी परिभाषा देख चुके हैं, और ये नियंत्रण जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको एक न एक प्रश्न या तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में बनने वाले हैं। ठीक है, तो अब इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। देखिए अब मॉडल सेट में भी दोनों सेट में नियंत्रण से एक नया क्वेश्चन था ही, और हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही सेट हम लोग का पूरा कंप्लीट हो जाता है, सेट कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग बीएसटी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं जिनसे मतलब फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते रहते हैं, उन टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझ प्रिपरेशन को और अच्छी तरह से करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं कि नियंत्रण क्या है। तो नियंत्रण से आशय या अभिप्राय वास्तविक परिमापों का निर्धारित परिमापों से तुलना करना। जो वास्तव में कार्य हुए हैं उस कार्य का किससे तुलना करेंगे, जो परिमाप हम लोग निर्धारित किए थे। ठीक है, तथा यह देखना कि उनमें कोई विचलन तो नहीं है। विचलन मतलब उनमें अंतर देखना, अगर अंतर है तो उसमें सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे, अगर अंतर नहीं है तो सही है, और अगर विचलन होने पर सुधारात्मक कार्रवाई करना का क्या कहलाता है, नियंत्रण कहलाता है। नियंत्रण में क्या करते हैं हम लोग,
जो वास्तविक कार्य है उस कार्य को जो परिमापित हम लोग स्टैंडर्ड फिक्स किए रहते हैं, परिमाप फिक्स किए रहते हैं, उनसे तुलना करते हैं और अंतर होने पर उसको सुधारने वाले कार्य हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नियंत्रण। अब नियंत्रण के महत्व के बारे में पूछा गया, तो नियंत्रण के 4 महत्व हम लोग देख लेते हैं। देखिए, नियंत्रण के पहला महत्व है कि जोखिम के प्रति सुरक्षा। ठीक है, नियंत्रण का पहला महत्व क्या है? जोखिम के प्रति सुरक्षा। नियंत्रण जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। नियंत्रण प्रत्येक क्रिया की विस्तृत जांच करता है तथा त्रुटियों का पता लगाकर सुधार करता है। ठीक है, तो नियंत्रण में क्या किया जाता है? तो नियंत्रण जोखिम जो व्यवसायिक जोखिम रहता है, नियंत्रण में जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के लिए मतलब नियंत्रण एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करता है। इसमें क्या होता है, जितने भी कार्य हैं उन सभी कार्यों की विस्तृत रूप से जांच की जाती है और देखा जाता है कि कार्य में कुछ कमी वगैरह है या नहीं है, और अगर कमी है तो उसमें सुधार किया जाता है। ठीक है, तो जोखिम के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है नियंत्रण। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं कि कार्य कुशलता में वृद्धि। ठीक है, तो जितने भी कर्मचारी हैं संस्था में उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि करता है नियंत्रण। देखिए, नियंत्रण होने से कर्मचारी निर्धारित अवधि में कार्य करते हैं एवं सही ढंग से करते हैं, जिससे उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। ठीक है, एक नियंत्रण प्रणाली रहने से क्या करते, जो कर्मचारी होते हैं वो अपने निर्धारित अवधि में ही कार्य करते हैं और सही ढंग से कार्य करते हैं, जिस अनुसार उनको बोला जाता है। तो इससे क्या होती है, उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। ठीक, अगला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं कि अनुशासन बनाए रखने में। देखिए, बिना अनुशासन की कोई भी संस्था नहीं चल सकती। ठीक है, तो अनुशासन बनाने के लिए भी नियंत्रण हम लोगों को जरूरी है। देखिए, नियंत्रण के द्वारा ही विभिन्न उपाय करके कर्मचारियों में अनुशासन बनाए रखा जाता है, जो कि अति आवश्यक है। तो नियंत्रण के द्वारा ही बहुत सारे उपाय किए जाते हैं और उसी के द्वारा क्या होता है, संस्था में अनुशासन बना रहता है और संस्था में अनुशासन बहुत जरूरी। ठीक है, देखिए अगला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं कि समन्वय में। देखिए, समन्वय की सफलता अच्छी नियंत्रण व्यवस्था पर ही निर्भर करती है। समन्वय तभी स्थापित हो सकता है जब नियंत्रण प्रणाली सही हो। ठीक है, और नियंत्रण के द्वारा ही प्रभावी समन्वय की स्थापना की जा सकती है, और समन्वय भी तभी होगा जब नियंत्रण सही से लागू किया जाएगा। तो संस्था में समन्वय स्थापित करने के लिए भी नियंत्रण की आवश्यकता होती है। ठीक, अगला प्रश्न चलिए हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रभावी संदेशवाहन की बाधाओं को स्पष्ट करें। मतलब संदेशवाहन में क्या क्या बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं के बारे में हम लोगों को पूछा गया है। देखिए प्रश्न, एक प्रभावी संदेशवाहन की निम्नलिखित बाधाएं हैं। पहला बाधा हम लोग लिख सकते हैं कि संगठन संरचना संबंधी बाधा है। ठीक है, संगठन की जो संरचना रहती है, जो स्ट्रक्चर रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, उससे संबंधित बाधा। वरिष्ठतम अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच अनेक प्रबंध के स्तर के कारण उनमें संगठनात्मक दूरी अधिक होती है, जो संदेशवाहन को प्रभावित करती है। ठीक है, तो एक संगठन में क्या होता है, वरिष्ठ अधिकारी सबसे ऊपर होता है और अधीनस्थ कर्मचारी जो असल में कार्य करते हैं सबसे नीचे होते हैं। तो वरिष्ठ अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों में काफ़ी दूरी बन जाती है संगठन संरचना में, जिसके कारण भी संदेशवाहन जो है सही से नहीं हो पाता है। ठीक, तो संगठन संरचना संबंधी बाधा हो गया। अगला हम लोग लिख सकते हैं कि भाषा संबंधी बाधा। देखिए, संप्रेषक तथा संप्रेषित। तो संप्रेषक मतलब क्या होता है, जो संदेश दे रहा है, और संप्रेषित मतलब जो संदेश ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो संदेश देने वाला और संदेश ग्रहण करने वाला की विचार विनिमय की भाषा का माध्यम भिन्न भिन्न होने से संदेश प्रभावित होता है। जो संदेश दे रहा है वो किसी और भाषा को बोल रहा है, लेकिन जो लोग जिनको संदेश दिया जा रहा है वो उस भाषा को समझते नहीं है। तो अगर उस भाषा को नहीं समझते हैं तो संदेशवाहन सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो भाषा संबंधी बाधाएं भी संदेशवाहन में मतलब संदेशवाहन को प्रभावित करती है। ठीक है, अगला हम लोग लिख सकते हैं कि श्रवण संबंधी बाधाएं। देखिए, श्रवण संबंधी बाधा में संदेश सही रूप से प्राप्तकर्ता को सुनाई नहीं देता है, जिससे संदेशवाहन पूर्ण नहीं हो पाता है। तो जब तक सेकेंड पार्टी को आपका बात सही से समझ नहीं आएगा, सुनाई नहीं देगा, तो उस अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर पाएगा। तो ये इससे क्या होता है, संदेशवाहन हम लोगों का सही से नहीं हो पाता है। तो श्रवण संबंधी बाधा भी संदेशवाहन में यानी संदेशवाहन को प्रभावित करती है। अगर आप जिसके लिए संदेश दे रहे हो उसको सही से आपका बात सुनाई नहीं दे रहा है तो वो संदेशवाहन किसी काम का नहीं होता। ठीक है, अगला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं कि भावात्मक दृष्टिकोण में अंतर। ठीक है, भावनात्मक या भावात्मक दृष्टिकोण जो होता है एक व्यक्ति में, वो संदेश देने वाला और लेने वाला में अलग अलग होने पर भी संदेशवाहन में कठिनाई होती है, बाधा उत्पन्न होती है। देखिए,
कभी कभी एक ही विचार को लेकर संदेश प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता में अलग अलग भावात्मक दृष्टिकोण होते हैं, जिससे भी संदेश वहन सही से नहीं हो पाता। ठीक है, अगर एक ही विचार को लेकर आप कुछ अलग भावना रखते हैं, उस विचार को लेकर मैं कुछ अलग भावना रखता हूँ, तो हम दोनों में आपस में बनेंगे नहीं और संदेश वहन सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं व्यक्तिगत बाधा। व्यक्तिगत बाधा में क्या है, देखिए, संगठन में कार्यरत लोगों में रहन सहन, बोल चाल, रीति रिवाज आदि विभिन्नता होती है, जिसके कारण भी व्यक्तिगत रूप से संदेश वहन सही से नहीं हो पाता। तो एक संगठन में एक संगठन में बहुत तरह के लोग होते हैं, तो उनकी रीति रिवाज, बोल चाल और रहन सहन काफ़ी एक दूसरे से अलग होता है। तो ये व्यक्तिगत जो गुण हैं लोगों में, ये भी कभी कभी संदेश वहन में बाधाएं उत्पन्न करती है। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसको हम लोग देखते हैं। तो अंतिम प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ताओं को क्या क्या उपचार प्रदान करता है। ठीक है, तो 1986 में तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था, उसने मतलब उपभोक्ताओं के लिए क्या क्या किया। ठीक है, उपभोक्ताओं को उपचार के लिए मतलब उपभोक्ताओं को बचाने के लिए 1986 क्या क्या करता है, उसी के बारे में हम लोग को लिखना है। देखिए, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ताओं को कई तरह के उपचार प्रदान करता है। चलिए देखते हैं। पहला क्या है, न्यायिक तंत्र की व्यवस्था। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पीड़ित उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा करने के लिए 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो जो उपभोक्ता हैं उनको बहुत सारे शोषण से जो किए जाते हैं, उनके साथ शोषण और उनके जान माल की क्षति, तो उनसे बचाने के लिए एक न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई है, व्यवस्था की गई है। कब की गई, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा ही। तो इसमें 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र की व्यवस्था की गई है। तो पहला क्या है, जिला मंच। जिला मंच जो जिला स्तरीय न्यायिक तंत्र है और जिला स्तर पे जितने भी उपभोक्ताओं के विवाद वगैरह आते हैं उसका समाधान करता है। अगला है राज्य आयोग, यानी राज्य आयोग की स्थापना राज्य स्तर पर की गई है और जो विवाद जिला स्तर पर मतलब ये नहीं हो पाते, जिनका समाधान नहीं हो पाता है, उनको राज्य स्तर में लाया जाता है और उनका निपटारा किया जाता है। और अगला है राष्ट्रीय आयोग। राष्ट्रीय आयोग सबसे ऊपरी स्तर पर है, यानी राष्ट्र के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। ऐसे विवाद जो जिला आयोग और राज्य आयोग के द्वारा निपटारा जिनका नहीं हो पाता, उनको राष्ट्रीय आयोग में उनका निपटारा किया जाता है, समाधान किया जाता है। तो इस प्रकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एक न्यायिक तंत्र की स्थापना करती है, जहाँ से उपभोक्ताओं को न्याय मिलता है, उनको शोषण से बचाया जाता है। अगला हम लोग लिख सकते हैं कि उपभोक्ता अधिकार। ठीक है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, क्या क्या अधिकार है, देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार भी दिए गए हैं, जिसके द्वारा वे अपना बचाव कर सकते हैं, जैसे सुरक्षा का अधिकार, सूचना प्राप्त करने के अधिकार, चयन करने की स्वतंत्रता का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, उपचार का अधिकार तथा उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हम लोगों को बहुत सारे अधिकार भी दिए गए हैं, जिसके द्वारा हम अपना बचाव कर सकते हैं, अपना सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है 2 मुख्य पॉइंट। पहला क्या होगा, न्यायिक तंत्र की व्यवस्था, और दूसरा हम लोग लिख सकते हैं कि उपभोक्ता अधिकार। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग BST का सेट 2 भी कंप्लीट कर लिए हैं, और नेक्स्ट हम लोग, अगर आप लोगों का कमेंट आता है तो सेट 3 की ओर बढ़ेंगे। और तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।